हाय स्टूडेंट, आई वेलकम यू टू दिस क्लास। हम क्लास 9th का लेसन पढ़ रहे हैं। दिस इज यूनिट 6 इन योर बुक। ये एक पोएम है। पोएम का नाम है द ब्रुक। इट इज रिटन बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस लेसन। हम इस लेसन को 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 1 है। सबसे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देती हूँ इस लेसन की। ब्रुक क्या होती है? ब्रुक इज अ स्ट्रीम। आप देख सकते हैं एक छोटी सी पतली सी नदी जो बहती है उसे हम स्ट्रीम कहते हैं या फिर ब्रुक भी कह सकते हैं। बेसिकली ये जो पोएम है द ब्रुक, इट इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रूक्स जर्नी। आपने कभी पहाड़ों में देखा होगा, जब आप हिल्स पे जाते हैं वहां पर छोटे छोटे झरने बहते हैं, तो ऐसे ही एक झरने की कहानी है। And the brook itself narrates its story and at places compares its journey to a man's journey of life. अब ये जो ब्रूक है, ये जो झरना है, ये खुद अपनी जिंदगी की कहानी हमें यहाँ पर सुनाएगा इस पोएम में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और बहुत ही अलग टाइप की पोएम है, क्योंकि इस पोएम में जो नरेटर हैं वो खुद कुछ नहीं बता रहे, वो ब्रूक की कहानी ब्रुक द्वारा ही बता रहे हैं। सो ही हैज पर्सोनिफाइड द ब्रुक। ब्रुक जो कि एक झरना है, वैसे कभी बोल नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर वो अपनी कहानी हमें बता रहा है। दैट मीन्स इट इज टॉकिंग टू अस, इट इज टेलिंग इट्स स्टोरी, एंड दैट इज वाई हमारे पोएट ने इस ब्रुक को पर्सोनिफाई कर दिया है। इसे एक इंसानों जैसी क्वालिटी दे दी है कि ये ब्रुक भी बोल सकता है, बात कर सकता है, और बात करके हमें बताता है अपनी जिंदगी की कहानी, जो इसकी जर्नी है, जहां से ये ब्रुक शुरू होता है और फिर कैसे कैसे ये पहाड़ों, जंगलों, अलग अलग फूलों के बीच में से गुजरता हुआ, पत्थरों से टकराता हुआ, फाइनली अपनी डेस्टिनेशन, जो कि एक बहुत ही बड़ी नदी है, उस तक पहुंचता है। और कई जगहों पर ये ब्रुक कहता है कि इसकी जिंदगी एक आदमी की जिंदगी से अलग है। नाउ हाउ इज द लाइफ ऑफ अ ब्रुक डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ मैन? द ब्रुक सेज दैट द ब्रुक इज फॉर एवर, इट फ्लोज फॉर एवर, बट a man's life is not forever, it is temporary, because men come and men go. Men are born and they die. They do not live forever. But the brook says that the brook keeps on flowing forever. और इसी तरह से बहुत सारी जगहों पर पोएम में ब्रूक ने अपने आप को एक आदमी की लाइफ के साथ कंपेयर किया है। So with this, let us begin this poem. First of all, let us see the topics which we'll cover in this poem. We'll talk about the poet Alfred Lord Tennyson. Then I'll give you a brief introduction of the poem. Then I'll discuss all the literary devices which you will come across in the poem. यहाँ पर मैं आपको इन literary devices की definition बताऊंगी, लेकिन जब जिस stanza में जो literary devices use हुए हैं उनको हम individually वहीं पर discuss करेंगे. Then it will be followed with the poem and its explanation. Then there's a summary and the question and answers. So let us begin. First of all, the poet Alfred Lord Tennyson. He was born in the year 1809 in Lincolnshire, England, and he died in the year 1892. अब आप देख सकते हैं इनके नाम में ये लॉर्ड है। ये क्या है? इंग्लैंड में खिताब दिया जाता था क्वीन के टाइम में। बहुत ही जो रॉयल लोग थे उनको लॉर्ड या फिर सर का खिताब दिया जाता था। तो इनको ये खिताब दिया गया था क्वीन विक्टोरिया के टाइम में। एक बहुत ही फेमस पोएट थे इंग्लैंड में। लॉर्ड टेनिसन वॉज बॉर्न इन लिंकनशायर। लिंकनशायर एक छोटी सी जगह है इंग्लैंड में। ही वॉज पोएट लॉरेट फॉर ओवर 40 years. इन्हें ये पद्धति दी गई थी 40 साल के लिए, and that shows that he was a very great poet of his times. Tennyson is representative of the Victorian age. क्वीन विक्टोरिया के टाइम को हम कहते हैं विक्टोरियन एज, और उस टाइम पे जो पोएट्री होती थी, he is one of the most famous poets of that time. His skilled craftsmanship
and noble ideals retained a large audience for poetry in an age when the novel was engrossing more and more readers. टेनिसन इतनी अच्छी पोएट्री लिखते थे कि हालांकि उस टाइम पर ज्यादातर लोग नॉवेल्स पढ़ने लग गए थे, लेकिन उनकी पोएट्री के लिए फिर भी एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस थी, यानी कि बहुत सारे लोग थे जो कि उनकी पोएट्री को पढ़ते थे और सराहते थे, एंजॉय करते थे. एंड सो इवन दो उन टाइम्स में नॉवेल्स का ज्यादा ट्रेंड था, उनकी पोएट्री भी बहुत ज्यादा फेमस थी. टेनिसन्स रियल कॉन्ट्रीब्यूशन लाइज इन हिज शॉर्टर पोएम्स, यानी कि छोटी छोटी जो इन्होंने पोएम्स लिखी वो ज्यादा फेमस थी और उनके नाम है द लेडी ऑफ शैलेट, द प्रिंसेस, उलिसिस, द पैलेस ऑफ आर्ट एटसेट्रा. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उनकी ज्यादा फेमस शॉर्टर पोएम्स हैं. His fame rests on his perfect control of sound, the synthesis of sound and meaning, the union of pictorial and musical representation. टेनिसन की जो पोएम्स है उसमें आप देखेंगे बहुत ही यूनिक राइम है, राइम स्कीम बहुत यूनिक है और उन्होंने साथ ही साथ साउंड का यूज किया है. ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है जिससे आप पोएट में और ज्यादा ड्रामा डाल सकते हैं. And he has used pictorial and musical effects also. तो उनकी जो पोएम्स थी वो इसलिए इतनी ज्यादा सराही जाती थी क्योंकि उनको वो एक लाइव फील देते थे, ऐसे लगता था कि वो रियलिस्टिक सीन वहां पर क्रिएट हो गया है. Here is a brief introduction of this poem. In this poem, the poet is narrating a Brooks story in the first person. First person means कि जो ब्रूक है वो खुद अपनी कहानी यहाँ पर सुना रहा है. He has personified the stream and it talks of its beginning, the journey through various landforms and finally its destination which is the river. तो इस पोएम में जो स्ट्रीम है, जो ब्रूक है, वो अपनी जर्नी की कहानी सुना रहा है. पहले वो कहाँ से शुरू होती है, फिर वो कैसे कैसे अलग अलग लैंडफॉर्म्स, हिल्स, माउंटेन्स, विलेजेस, फार्म्स में से गुजरती हुई फाइनली अपनी डेस्टिनेशन जो कि एक नदी है बहुत बड़ी, वहां तक पहुंचती है. द पोएट कंपेयर्स अ मैन्स जर्नी ऑफ लाइफ टू द ब्रूक्स जर्नी. कई कई जगहों पर इंसान की जर्नी को, इंसान की जिंदगी को इस ब्रूक की जर्नी के साथ कंपेयर किया गया है. द ब्रूक इज इटर्नल एंड फ्लोज फॉर एवर, whereas man is transient, man is temporary, short lived. ब्रूक ये कहती है दैट ब्रूक फ्लोज फॉर एवर, वो हमेशा बहती रहती है. बट जो मैन है, ह्यूमन बीइंग है, उसकी लाइफ टेम्पररी होती है. वो इस धरती पे आते हैं, बॉर्न होते हैं और फिर मर जाते हैं. द ब्रूक सेज दैट men come and go, but it stays forever. So this is the main comparison, the main emphasis जो ब्रूक यहाँ पर लेकर रही है. The main difference between man and this brook is that men come and go, they are temporary, but the brook is forever, it is eternal. Now let us see the literary devices. इस पोएम में अलग अलग बहुत सारे literary devices यूज हुए हैं, poetic devices यूज हुए हैं, जिसकी वजह से पोएम में राइम, म्यूजिकल इफेक्ट, अलग अलग साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं. तो वो क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस हैं? फर्स्ट है पर्सोनिफिकेशन. व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? अ नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट और एन एनिमल इज गिवन द एबिलिटी टू बिहेव लाइक अ ह्यूमन. यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग या फिर किसी जानवर को आप कोई ऐसी क्वालिटी दे देते हैं, एक ऐसी एबिलिटी दे देते हैं दैट इट कैन बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग. सो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स? Human beings can think, they can speak, they can feel, they can see, they can hear. तो एक नॉन लिविंग थिंग यहाँ पर क्या है? ब्रूक, जो कि एक स्ट्रीम है, एक छोटा सा झरना है, उसे पर्सोनिफाई कर दिया है क्योंकि वो खुद अपनी स्टोरी बता रहा है. सो इट इज स्पीकिंग, इट इज टॉकिंग. तो स्पीकिंग क्या है? ये एक ऐसी क्वालिटी है जो ह्यूमन बींग्स के पास होती है. ह्यूमन बींग्स कैन स्पीक. But here this non-living thing, this brook is also speaking, so it has been personified. The next literary device is alliteration. Alliteration क्या होती है?
It is the repetition of a consonant sound in the beginning of two or more consecutive words. Consecutive means एक के बाद एक इकट्ठे sequence में. Now I have told you repetition of a consonant sound. So I tell you what is a consonant. English alphabets कितने होते हैं? 26 alphabets है English में. उसमें से 21 alphabets है consonants. And the remaining 5 alphabets are vowels. Vowels क्या है? A, E, I, O, U. और इन पांचों के अलावा बाकी जो alphabets हैं they are consonants. Now when I say a consonant sound means आप जब sentence बोलते हैं तो जो आवाज आएगी sound की, that is a consonant sound. Means it cannot be a, E, I, O, U sound. इन 5 साउंड के अलावा कोई जो साउंड है उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे. तो जब कोई 2 या 2 से ज्यादा जो शब्द हैं उनका जो फर्स्ट साउंड है, बिगिनिंग साउंड है, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है और वो रिपीट हो रहा है 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स में, उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन. एलिट्रेशन यूज होती है उसमें एक पोएटिक इफेक्ट लाने के लिए. एग्जाम्पल देखिए एलिट्रेशन का. सडन सैली. अब ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे हैं और इसमें देखिए सबसे पहले कॉन्सोनेंट साउंड सडन में क्या है? स. और सैली में भी स. तो यहां पर स साउंड रिपीट हो रहा है इन दोनों कंसेक्यूटिव वर्ड्स में. सो दिस इज एलिट्रेशन. एक और एग्जाम्पल है मेन में. मेन में सबसे पहले कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है म एंड मे में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है म. So here again these are two consecutive words and the consonant sound m is repeated in both of them. So this is also alliteration. Third literary device है repetition. Repetition is any word or a sentence may be repeated and it can be repeated in the same stanza or in the poem. Poem में कहीं भी वो कोई sentence है वो repeat हो सकता है या फिर एक ही स्टैंजा में एक वर्ड को भी रिपीट किया जा सकता है. What is the purpose of repetition? It is to emphasize or to create rhyming effect. या तो आप किसी बात पर जोर डालना चाहते हैं इसलिए उसे रिपीट करते हैं, या फिर आप पोएम में पोएटिक इफेक्ट, एक राइम क्रिएट करना चाहते हैं इसीलिए आप बार बार किसी सेंटेंस को रिपीट करते हैं. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है इन्वर्जन. इन्वर्जन में क्या होता है? इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज रिवर्स्ड. रिवर्स्ड मीन्स उल्टा कर देना. स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. अब इन्वर्जन में क्या होता है? सब्जेक्ट बाद में आता है और ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है. द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट टू ले एम्फेसिस एंड क्रिएट डिस्टिंक्शन. जब आप सेंटेंस को इन्वर्ट कर देते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं तो वो सेंटेंस थोड़ा अलग हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है. और साथ ही साथ आप ऑब्जेक्ट पे जब जोर डालना चाहते हैं तब आप इन्वर्जन यूज करते हैं. एक और लिटरेरी डिवाइस है ऑनमैटोपोइया. ऑनमैटोपोइया क्या है? इट इज द यूज ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट. साउंड वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो कोई साउंड को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि चैटर. चैटर क्या होती है? जब हम बात करते हैं और आवाज होती है हम उस आवाज को कहते हैं चैटर. बैबल, मर्मर, ये अलग अलग वर्ड्स हैं जो कि हमारी स्पीकिंग को डिफाइन करते हैं. बैबल मीन्स जोर जोर से बोलना, मर्मर मीन्स धीरे धीरे बोलना, चैटर मीन्स नॉन स्टॉप बोलते जाना. और भी साउंड वर्ड्स हो सकते हैं जैसे कि हम कह सकते हैं क्रोक. क्रोक क्या है? एक फ्रॉग की जो बोलने की आवाज है उसे क्रोक कहते हैं. फिर हम कह सकते हैं स्क्वीक. स्क्वीक भी एक साउंड है. ऐसे ही जो भी साउंड वर्ड्स हैं अगर उन्हें हम पोएम में यूज करते हैं, दिस इज द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ऑनमैटोपोइया.
नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एनाफोरा. Anaphora is when the same word is repeated at the start of consecutive sentences. यानी कि एक के बाद एक दो sentences में same word repeat होता है at the beginning of the sentences. जैसे कि I bubble into, I babble on. So here I is repeated in both these consecutive sentences. This is anaphora. एक और literary device है antithesis. Antithesis means that words which contrast or have the opposite meanings are used. Poetry में कई ऐसे words use होते हैं जिनका opposite meaning होता है, जैसे कि come, go, in, out. We all know that they are opposites, and when these two words are used together or near to each other in the poem, this is the literary device of antithesis. The next device is syndeton. Syndeton is a style of writing in which conjunctions are not used in the sentence. हम sentences में words को join करने के लिए conjunctions use करते हैं, लेकिन अगर आपके sentence में conjunctions नहीं use हुए, so this is the literary device of syndeton. Example देखिए, I slip, I slide, I gloom, I glance. अब यहाँ पर commas use हो रहे हैं, but and, but, or ऐसा कोई भी conjunction नहीं use हो रहा. So this is the literary device syndeton. Now with this, let us begin the poem and the explanation of the poem also. Okay, let us begin with this first stanza. Stanza number 1. I come from haunts of coot and hern. I make a sudden sally and sparkle out among the fern to bicker down a valley. First of all, let us know the word meanings. Haunts का meaning है places which are frequently visited by someone. जब आप किसी जगह पर बहुत बार जाते हैं तो आप कह सकते हैं that this is my haunt. और यहाँ पर पोएट कहते हैं आई कम. सो ये आई कौन है? दिस इज द ब्रुक. सो हियर द ब्रुक इज टॉकिंग टू अस. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, द ब्रुक इज बीइंग पर्सोनिफाइड. वो खुद अपनी स्टोरी हमें सुना रही है, अपनी जर्नी हमें बता रही है. तो सबसे पहला वर्ड जो पोएट ने इस पोएम में यूज किया है आई, दैट इज फॉर द ब्रुक. So the brook says that the brook comes from haunts. Haunts means the places which are frequently visited by what? By coot and hern. So what is a coot? Coot is a type of water bird with a white spot on the forehead. आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डक है, इसके forehead पे कैसा निशान है. This is a coot. And what is a hern? Hern is used for heron. Heron is also a kind of water bird. आप देख सकते हैं ये जो बर्ड है क्रेन जैसा, दिस इज अ हेरन. अब इसके स्पेलिंग्स वैसे क्या होते हैं? HERON, बट द पोएट हैज यूज्ड HERN. दिस इज अ पोएटिक लाइसेंस. Poetic license means that the poet has this permission, this license to change the spellings. Why has he done this? In order to create rhyme with fern. हर्न और फर्न को राइम करने के लिए उन्होंने हेरन के नाम में से ओ को हटाकर HERN लिखा है. फर्दर द ब्रुक सेज आई मेक अ सडन सैली. व्हाट इज अ सैली? आई इमर्ज सडनली. तो जहां से ब्रुक शुरू होता है, स्ट्रीम या झरना जहां से बहना शुरू होता है, उस जगह से वो कहती है कि मैं एकदम से इमर्ज हो जाती हूं. एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हरे रंग के पौधे हैं, दीज आर ferns. Ferns are green colored plants. They don't have any flowers. So it is all just green, dull green, various shades of green. तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे ग्रीन ग्रीन प्लांट्स हैं, फर्न्स लगे हुए हैं. यहाँ से एक ब्रुक की जर्नी शुरू होती है. एंड द ब्रुक सेज आई स्पार्कल आउट. स्पार्कल मीन्स टू शाइन. देख सकते हैं कैसे ये ग्रीनरी में, इस बैकड्रॉप में ये पानी कैसे चमक रहा है.
So the brook says that when it starts flowing, it shines in the backdrop of these green fern plants to bicker down a valley. Bicker means here the brook wants to say that it flows down with a lot of noise. Bicker का मतलब होता है जब हम बात करते हुए बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, बहुत ज्यादा शोर करते हैं. That is bicker. So the brook says that when it flows down, it also makes a lot of noise and it is flowing down a valley. Valley जिसे हम खाई कहते हैं. पानी अगर बहुत ज्यादा स्टीप जो स्लोप होती है, ढलान होती है, वहां से जब बहता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है. तो वो जब बहता है बहुत तेज स्पीड पे तो वो बहुत ज्यादा नॉइज करता है. So this is what the brook is saying in this first stanza, from where it begins its journey. वो कहती है जहां पर कूट और हेरन्स रहती हैं वहां से मैं ऑल ऑफ अ सडन बाहर निकलती हूँ और मैं बैकड्रॉप में जो फर्न्स की बैकड्रॉप है उसमें शाइन करती हूँ और बहुत ज्यादा नॉइज करती हुई खाई से नीचे बहती हूँ. नाउ लेट अस सी द पोएटिक डिवाइसेस. वील डिस्कस कि फर्स्ट स्टैंजा में क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं. द फर्स्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं. When the poet makes a non-living thing or non-human thing behave like a human being. यहाँ पे किस चीज को पर्सोनिफाई किया गया है? ब्रुक को, which is a stream, which is a झरना. But here it is talking to us, it is telling us its own story. जब पोएट यहाँ पर कहते हैं I, this is used for this brook, and so this brook has been personified. The next poetic device is alliteration. Alliteration क्या है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. The repetition of consonant sound in the beginning of two or more consecutive words. यहां पर alliteration यूज हो रही है. Sudden Sally. स कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है इन दोनों वर्ड्स में. एक और पोएटिक डिवाइस है ऑनमाटपिया. ऑनमाटपिया क्या है? साउंड वर्ड्स को जब आप यूज करते हैं पोएम में इन ऑर्डर टू क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट. और यहां पर एग्जाम्पल ऑफ ऑनमाटपिया इज व्हेन द पोएट सेज बिकर. बिकर इज द साउंड, इट इज द नॉइज विच इज मेड व्हेन पीपल टॉक. So this is an example of onomatopoeia. Now one more thing before we go ahead, let us see the rhyme scheme. जो rhyme scheme है ये पूरी पोएम में यही rhyme scheme फॉलो की है पोएट ने. And the rhyme scheme is A B A B. When I say this A B A B, I mean that A साउंड रिपीट हो रहा है लाइन 1 और लाइन 3 के एंड में और B साउंड रिपीट हो रहा है लाइन 2 और लाइन 4 के एंड में. तो क्या राइमिंग है यहां पर देखते हैं. हर्न एंड फर्न, दीज टू वर्ड्स आर राइमिंग विद ईच अदर. एंड सैली एंड वैली, बोथ ऑफ दीज आर ऑल्सो राइमिंग विद ईच अदर. सो लाइन 1 एंड लाइन 3 दे आर राइमिंग. दिस इज A. And line 2 and line 4 are rhyming B, B. So the rhyme scheme is A, B, A, B. Now let us move on to the next stanza, stanza number 2. By 30 hills I hurry down or slip between the ridges. By 20 thorps, a little town and 100 bridges. अब यहां पे ब्रुक क्या कहती है? By 30 hills. So 30 is the number 30. यानी कि वो कहती है कि वो 30 hills को पार करती है. By 30 hills I hurry down. जब वो पहाड़ियों पर से बहती है तो बहुत तेज हो जाती है उसकी स्पीड. And that's why the brook says, here I refers to the brook, the stream. It says that by 30 hills, I cross 30 hills and I hurry down. So it has a lot of speed when it is flowing down the hills. Or slip between the ridges. Now what are ridges? Ridges are long narrow hilltop or range.
ये देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए ध्यान से इस इमेज में, ये जो हिल है इसके ऊपर की जो एज है, दिस नैरो एज ऑफ द हिल टॉप, तो ये क्या है, ये एक माउंटेन रेंज है, कंटिन्यूअस रेंज है, और इसकी जो ऊपर की एज है, किनारा है, दैट इज द रिज. सो द ब्रूक सेज दैट इट स्लिप्स बिटवीन द रिजेस. जब वो इन पहाड़ियों को क्रॉस करती है, इन पर से फ्लो करती है, तो वो अपने रास्ते में अलग अलग रिजेस पर से भी फिसलती हुई बहती जाती है. बाय 20 थॉर्प्स. What is a thorp? It is a village. ये ancient word है, आजकल यूजेज में नहीं है, but it is used for a village. It means a village. So the brook says that it flows through 20 thorps. तो उसके रास्ते में 20 गांव भी आते हैं. And a little town. Town क्या, एक छोटा सा शहर. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये छोटा सा शहर है और यहाँ से आराम से कामली ये जो ब्रूक है ये बह रही है. And 100 bridges. 100 means 50. So the brook flows through 50 bridges also. Here also you can see one bridge is there, जिसके नीचे से ये ब्रूक बह रही है. और ऐसे ही ब्रूक की जो जर्नी है, ब्रूक का जो रास्ता है, उसमें वो 50 ऐसे ब्रिजेस के नीचे से बहती है. तो इस स्टैंजा में ब्रूक हमें बताती है कि वो अपने रास्ते में 30 हिल से नीचे बहुत तेज स्पीड पर बहती जाती है. रास्ते में जो रिजेस आती हैं, माउंटेन्स की टॉप्स आती हैं, उनमें से फिसलती हुई जाती है. और उसके रास्ते में 20 विलेजेस आते हैं, एक छोटा सा शहर आता है, और वो 50 ब्रिजेस के नीचे से बहती हुई चलती जाती है अपनी डेस्टिनेशन की ओर. Now let us see the poetic devices which are used in stanza number 2. The first poetic device is inversion. Inversion, what is inversion? I have told you earlier. In this, the structure of the sentence is reversed. Reversed means that the subject is put behind the object. अब यहाँ पे inversion use हुआ है first sentence में. By 30 hills, I hurry down. अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? I. The brook. The brook hurries down 30 hills. So 30 hills is the object. Now the poet wants to lay stress on the object and so he has used inversion. उन्होंने object को subject से पहले रखा है. So when he says by 30 hills I hurry down, this is an inversion. The next poetic device is alliteration. Alliteration अब तो हमें अच्छे से पता है. What is alliteration? The consonant sound with which two words begin is repeated into consecutive words. So here alliteration is used here when he says half 100. तो यहाँ पर her sound repeat हो रहा है इन दोनों words में, half 100. इस स्टैंजा 2 में भी वही राइम स्कीम फॉलो हो रही है जो हमने स्टैंजा 1 में डिस्कस की थी. लेट अस डिस्कस इट वंस अगेन. ए बी ए बी. हियर डाउन टाउन, बोथ ऑफ देम आर राइमिंग, एंड रिजेस ब्रिजेस, ये दोनों भी राइम कर रहे हैं. तो यहाँ पे फिर से राइम स्कीम वही है, डाउन टाउन रिजेस ब्रिजेस. Now let us come to stanza 3. Till last by Philip's farm I flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. So here in this third stanza, what the brook says? It says, till last by Philip's farm I flow. Again, I is the brook. It says that at last, finally, I flow by Philip's farm. अब फिलिप कौन है? ये कोई भी फार्मर है, कोई भी किसान है जिसका ये खेत है. आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है फिलिप. तो यहाँ पे ब्रूक किसी पर्सन को इनफैक्ट ऐसे नहीं पॉइंट कर रही कि ये फिलिप है तो इसके साथ कोई रिलेशन है ब्रूक का.
वो जनरल किसी भी इंसान की बात कर रही है कि कोई भी ये फार्मर है, इसका नाम है फिलिप, और इसके फार्म के पास से मैं फ्लो करती हूं, मैं बहती हूं. टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर. So finally, this is the destination of this brook. The destination of the brook is this brimming river. What do we mean by brimming? Brimming means it is full of water up to the brim. Brim क्या होता है? जो ऊपर का edge होता है, top. तो जो river है वो क्या है? पानी से भरी हुई है, full of water है. तो यहाँ पे जब पोएट कहते हैं ब्रिमिंग रिवर, तो ये वो कहना चाहते हैं कि ये जो ब्रूक है, छोटा सा झरना है, इसमें तो थोड़ा सा पानी है, और इसकी जो डेस्टिनेशन है, जो नदी है, वो पानी से भरी हुई है. सो दिस ऑल्सो शोज प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी कैसे? कि ये जो छोटा सा झरना है जिसमें थोड़ा सा पानी है, ये बहता हुआ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है, और उसकी डेस्टिनेशन क्या है? एक बहुत बड़ी नदी जो कि पानी से भरी हुई है. सो द स्मॉल स्ट्रीम विच हैज अ लिटिल वाटर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स दिस रिवर विच इज full of water. So it is going towards prosperity, it is going towards growth and development. Then the brook says, for men may come and men may go, but I go on forever. अब ये जो 3 लाइन्स हैं इस स्टैंजा में, to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. ये 3 लाइन्स, these are the main crux, the main message which the brook wants to give us in this poem. This is the brook's destination, the brimming river. This is where the brook is going to. It is going towards this river which is full of water. It is going to prosperity, towards development, towards improvement. And then brook अपने आप को आदमी के साथ, human beings के साथ compare करती है. वो कहती है men may come and men may go. Men come with their birth, and they go away from this earth with their death. So men are short-lived, they are temporary, they are for time being, they are not forever, they are transient. But I is the brook again. The brook says, but I go on forever. So the brook says that I am eternal, I flow forever, I am unending, I never stop. So this is the main comparison which the poet wants to highlight between the brook and between human beings. Men are mortal, they are temporary, they come on this earth with their birth and they go from this earth with their death, but the brook flows forever. It is eternal, it never ends. And that is why these 3 sentences, these 3 lines will be repeated many times in this poem in order to emphasize, in order to lay stress on this thing that the brook is forever whereas man is transient. Now let us see the poetic devices which are used in the 3rd stanza. The first one is inversion. Inversion हमें देखने को मिलती है sentence number 1 में. Till last by Philip's farm I flow. So Philip's farm is the object and I is the subject. Again ये जो brook है ये इस चीज को emphasize करना चाहती है Philip's farm को, और इसीलिए पोएट ने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से पहले लगाया है. उन्होंने इन्वर्जन यूज की है व्हेन ही सेज टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो. नहीं तो जो नॉर्मल सेंटेंस होता है जिसमें हम सब्जेक्ट पहले यूज करते हैं, हम कहेंगे आई फ्लो टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म, ऑब्जेक्ट यानी कि रिसीवर बाद में. लेकिन यहां पर इन ऑर्डर टू ले एम्फेसिस ऑन द ऑब्जेक्ट वी हैव यूज्ड इन्वर्जन. एक और पोएटिक डिवाइस है alliteration. Alliteration is the repetition of consonant sound in the beginning of 2 or more consecutive words. In
In this stanza, we can see alliteration when he says men may. Here, the consonant sound m is repeated in both these words. Men may. म sound repeat हो रहा है. Again, यहाँ पर same alliteration है men may. The next poetic device is repetition. Repetition क्या है? एक तो repetition है, आप देख सकते हैं ये दो words repeat हो रहे हैं. Men may. So this repetition is of these two words. और एक और repetition है, 3 lines की repetition है, which are repeated in next stanzas number 6, 9 and 13 also. जब आप ये stanzas पढ़ेंगे तो वहां पर आप इन तीनों lines की repetition देखेंगे. तो दो तरह की repetition हुई है इस stanza में. एक तो है men may, and the second is of these 3 lines. To join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. These lines are repeated. They come in stanza number 3, 6, 9 and 13. The next poetic device is antithesis. Antithesis क्या होता है ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, but I'll tell you once again. When two words or two terms are used which have the opposite or contrast meanings, that is called antithesis. और ये जो दोनों words होते हैं ये close connection में, यानी कि अब एक दूसरे के बहुत पास यूज होते हैं किसी stanza में, that is antithesis. तो यहाँ पे antithesis कहाँ पे यूज हो रहा है? When the poet says come, go. So come and go are opposites. So we can say that the instance of antithesis is come and go. And in this stanza number 3 also, the same rhyme scheme has been followed as we have discussed in the previous 2 stanzas. A, B, A, B. Let us see how the words are rhyming. Flow, go. Both of these are rhyming with each other. And river, ever. तो ये जो राइम स्कीम है A B पूरे पोएम में पोएट ने इसी राइम स्कीम को फॉलो किया है. A B. Here the words are flow, go, river, ever. Now let us come to stanza number 4. First we'll read it. I chatter over stony ways in little sharps and trebles. I bubble into edding bays, I babble on the pebbles. Now here again in this stanza, the brook is telling us about its journey. वो कैसे अलग अलग लैंडमार्क्स को क्रॉस करती है और वो क्या क्या आवाजें करती है. अब ये जो सब वर्ड्स हैं, chatter, trebles, babble, these are all sound words. It makes different noises when it passes through different landforms. Now here chatter means to talk. जब हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं तो जो आवाज होती है नॉन स्टॉप जब कोई बोलता है, we say ना, why are you chattering so much? You are a chatterbox. So you want to say that the person is very talkative, बहुत ज्यादा बातूनी है वो. So here the brook says that I chatter over stony ways. Now what are stones? Stones are very big rocks. बहुत बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, those are stones. So it says that when I cross big stones, I chatter. So I just make non-stop noise. I make a lot of noise when I cross stony ways, stony paths. And then it says in little sharps and trebles. What are trebles? Trebles are high pitched tunes. तो जो ब्रुक है जब वो इन बड़े बड़े पत्थरों पे टकराती है तो वो क्या करेगी? देखिए जब ये पानी बह रहा है, ये एक बड़े से पत्थर से टकराया तो इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया. इट टर्न्स इनटू शार्प्स. वो एकदम से बहुत ही शार्प, बहुत ही तीखे मोड़ काटता है. So whenever there is a big hurdle on the way of this brook, what the brook does? It changes its path with a sharp turn.
एंड इट मेक्स अ वेरी लाउड हाई पिच्ड नॉइस. बहुत ही तीखी आवाज निकलती है ब्रुक में से जब वो ऐसे किसी बड़े सी हर्डल को टकराती है. सो इट सेज दैट आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स. I bubble into edding bays. Now a bay. What is a bay? Bay is a landform जहां पर all of a sudden बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया मिल जाता है ब्रुक को, स्ट्रीम को बहने के लिए. तो जब ऐसे ही ये ब्रुक एकदम से एक बहुत ही वास्ट एरिया में आती है तो क्या होता है, पानी में एडिंग बेज में वो बबल करती है, उसमें बबल्स फॉर्म करती है. एडिंग मीन्स द स्पाइरल मूवमेंट ऑफ द वाटर. तो जब वो बेस में पहुंचती है वो बबल्स फॉर्म करती है, उस पे बुलबुले बन जाते हैं एंड द वाटर स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्पाइरल शेप, जिसे हम घुमेरी भी कहते हैं. आपने देखा होगा पानी की सरफेस में क्या होता है, गोल गोल ऐसे वो वर्ल्स में फ्लो होने लग जाता है. ऐसी उसकी फॉर्मेशन होती है जब वो बेस में पहुंच जाती है जहां पे बहुत बड़ा एरिया उसको मिल जाता है बहने के लिए. And then it says, I babble on the pebbles. Now what is babble? Babble is a sound which is made when one talks gaily and loudly. And pebbles are small stones. तो यहाँ पे ब्रुक कहती है कि जब मैं छोटे छोटे पत्थरों से टकराती हूँ तो मैं बड़ी ही हंसी मजाक से बड़े ही प्यार भरी आवाजें निकालती हूँ. तो इस स्टैंजा में ब्रुक क्या कह रही है, जब वो अलग अलग पत्थरों पे टकराती है तो उसमें से कैसी कैसी आवाजें निकलती हैं और वो कैसे अपना रास्ता बदल के ऐसे हर्डल्स को क्रॉस करती है. वो कहती है कि कभी तो जब मैं स्टोन से टकराती हूं तो मैं चैटर करती हूँ, नॉन स्टॉप आवाजें करती हूँ और मैं तीखे मोड़ काट के बहुत जोर की आवाजें करके इन बड़े बड़े पत्थरों को क्रॉस करती हूँ. जब मैं बेस में पहुंचती हूँ जहां पे मुझे बहुत सारा एरिया मिल जाता है बहने के लिए, तब मेरी सरफेस पे बबल्स बनते हैं, फोम बनती है और मैं स्पाइरल की शेप में बहने लग जाती हूँ. और जब मैं छोटे छोटे पत्थरों से टकराती हूँ तब मैं बहुत ही हंसी मजाक और प्यार भरी आवाजें निकालती हूँ, जैसे दो लोग आपस में चहकते हुए बातें करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स which this brook makes when it comes across different landforms on its way. Now let us see the poetic devices which have been used in this stanza. The first one is onomatopoeia. Onomatopoeia is the usage of sound words, and there are many sound words which we can come across in this stanza. They are, when it says chatter, trebles and babble. All these three are sound words. Chatter क्या होती है, नॉन स्टॉप बोलने की आवाज. ट्रेबल क्या है, एक बहुत ही हाई पिच्ड आवाज. और बैबल क्या है, एक बहुत ही सॉफ्ट और हैप्पी आवाज. The next poetic device is anaphora. Anaphora is when the same word is repeated in the beginning of two or more consecutive sentences. अब यहाँ पे एनाफोरा यूज हो रहा है when the brook says I bubble into edding bays, I babble on the pebbles. तो यहाँ पे I रिपीट हो रहा है इन दोनों सेंटेंसेस में. This is anaphora. Now let us discuss the rhyme scheme which has been used in this stanza. Again वही rhyme scheme follow हो रही है जो सारे stanzas में यूज हुई है. A B A B. Here the words are ways and bays. ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं. And then the next set of words is trebles, pebbles. Both of them are also rhyming. So it is very unique. इस पोएम में, पूरी पोएम में, जैसे कि मैंने आपको पोएट के इंट्रोडक्शन में भी बताया था, he is known for this. The way he has used rhyme effect in this poem, this is very prominent and it gives a musical effect to this poem. Now let us move on to the next stanza, stanza number 5. With many a curve my banks I fret, by many a field and fallow, and many a fairy foreland set, with willow weed and mallow. अब इस stanza में ब्रुक क्या कह रही है,
With many a curve my banks I fret. कर्व क्या है? जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं ब्रुक के, आपने देखा होगा कभी कोई भी नदी या झरना बहता है वो ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न करके बहता है. इट डजंट फॉल और इट डजंट फ्लो इन अ स्ट्रेट लाइन. इट हैज मेनी कर्व्स, इट हैज मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिसे हम मियांडर भी कहते हैं. मियांडरिंग मीन्स जो झरना है, जो ब्रुक है या कोई नदी है, कोई भी फ्लोइंग वाटर बॉडी है, वो कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती, कभी सीधी लाइन में नहीं बहती. इट हैज मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स विच वी कैन कॉल कर्व्स, और वी कैन से दैट इट इज meandering. So the brook says it has many such curves, and when it curves, जब वो मुड़ती है, my banks I fret. Banks means the edges of the brook. जो नदी या झरने के किनारे होते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये किनारा है इस झरने का, इस ब्रुक का. This is a bank. So it says that with many a curves, जब मैं ऐसे गोल गोल कर्व्स में मुड़ती हूं, ऐसे बहती हूं, तो मैं अपने किनारों को फ्रेट करती हूं. फ्रेट मीन्स आई ग्रेजुअली वियर देम ऑफ. जब ये पानी अपने किनारों से टकराता है तो जो यहाँ की धरती है, ये जो किनारों की धरती है, ये धीरे 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 पानी के बहाव की वजह से, पानी के टकराने की वजह से इरोड हो जाती है, वेयर ऑफ हो जाती है. धीरे धीरे यहाँ से धरती भी कम होने लगती है, फिसलने लगती है. एंड वो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो धरती है ये बहती हुई इस पानी में ही मिल जाती है. Then it says by many a field and fallow. Fallow क्या होता है? Fallow is a land which is left uncultivated to regain fertility. यानी कि कोई ऐसी जमीन जिस पे अभी कोई खेती ना की हो, खाली जो जमीन छोड़ी गई हो ताकि वो वापस से फर्टाइल हो जाए, उपजाऊ हो जाए. That is a fallow land. तो ये ब्रुक कहती है कि वो बहुत सारे खेतों को और ऐसी खाली जमीनों को पार करती है अपने रास्ते में. एंड मेनी अ फेरी फोरलैंड सेट. फेरी क्या है? आपने फेरी टेल्स पढ़ी होंगी, जिन्हें हम कहते हैं कि ड्रीम स्टोरीज होती हैं, रियलिस्टिक स्टोरीज नहीं होती हैं, असलियत की कहानियां नहीं होती हैं, बनावटी कहानियां होती हैं जिसमें परियां होती हैं. ऐसी फेरी लैंड की सेटिंग्स भी वो क्रॉस करती है. यानी कि ऐसी सुंदर सुंदर जगहों को भी ये ब्रुक क्रॉस करती है जो कि ऐसे लगता है कि किसी परियों की कहानी की सेटिंग है. What is a foreland? Foreland is a piece of land that extends into the sea. जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जो कि सपोजिटली ये समुंदर है, तो इसके अंदर वो बढ़ता हुआ ऐसे जा रहा है. That is a foreland. तो ये ब्रुक कहता है कि ब्रुक के रास्ते में ऐसी परियों के देशों की, परियों की कहानी जैसी जमीन भी आती है, बहुत ही सुंदर होती है, जहां पर विलो वीड एंड मैलो होते हैं. विलो वीड एंड मैलो क्या है? विलो वीड इज अ काइंड ऑफ श्रब एंड मैलो इज अ प्लांट विद हेयरी स्टेम्स एंड लीव्स एंड पिंक, व्हाइट और पर्पल फ्लावर्स. तो ये ब्रुक कहती है कि जब ये ऐसी फेरी लैंड, परियों की कहानी वाली सेटिंग से गुजरती है तो वहां पर अलग अलग पौधे लगे हुए हैं जो कि हैं विलोज, जो कि एक तरह के छोटे छोटे प्लांट्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं. एंड मैलोज लगे हुए हैं. मैलोज क्या है? ये भी अलग अलग कलर के फूल देने वाले छोटे छोटे पौधे हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो इस स्टैंजा में ब्रुक हमें बताती है कि वो बड़ी ही मटकती हुई, ऐसे आड़ी तिरछी घूमती हुई जाती है और अपने किनारों को धीरे धीरे अपने साथ ही मिला लेती है. और फिर वो बहुत सारे खेतों को पार करती है, बहुत सारी खाली जमीनों को पार करती है. उसके रास्ते में बहुत सारी ऐसी जगहें आती हैं जो बहुत सुंदर हैं और ऐसे लगता है कि परी की कहानी से वो जगहें ढूंढ के निकाली गई हों, और उनमें बहुत सुंदर सुंदर फूल भी लगे होते हैं. Now let us see the poetic devices which have been used in this stanza. सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है इन्वर्जन का. इन्वर्जन देखने को मिलती है लाइन 1 में. With many a curve my banks
I fret. Now here the doer, the subject is I, the brook. लेकिन ये बाद में आ रहा है. And the object of the sentence, many a curve. This is used before the subject. And so here the poet has used inversion because he wants to lay stress on the object. The next poetic device is alliteration. Alliteration is the repetition of the consonant sound in the beginning of two or more consecutive words. Alliteration आ रही है field, fallow. Here the sound f is repeated. Again fairy, foreland. यहाँ पर भी f sound repeat हो रहा है. और एक और इंस्टेंस है alliteration का with, willow, weed. यहाँ पर व साउंड रिपीट हो रहा है 3 वर्ड्स में. with, willow, weed. Now before we move ahead to the next stanza, इस stanza की भी राइम स्कीम डिस्कस करते हैं. जैसा कि हमने पहले भी देखा है, इसकी भी वही राइम स्कीम है A B A B. Line 1 and 3 fret, set. Both of them are rhyming. And the next set is line 2 and 4 fallow, mallow. ये दोनों भी आपस में राइम कर रहे हैं. So the rhyme scheme is A B A B. Now let us move ahead to the next stanza number 6. I chatter, chatter as I flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. Now here the word chatter means to talk. जब हम बात करते हैं तो हम जो आवाज करते हैं that is called chatter. As I told earlier also, non-stop जो इंसान बोलता है that is called chatter. And here the brook says it refers to the noise which it makes when it flows. जब ये brook बहती है तो पानी की आवाज होती है और वो कह रही है कि मैं भी चैटर करती हूं, मैं भी बातें करती हूं जैसे कि मैं बहती हूं. And the word brimming means it is full of water up to the brim. हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की है जब यही सेंटेंसेस आए थे स्टैंजा 3 में. और जैसा कि तब हमने डिस्कस किया था कि ये जो तीनों लाइंस हैं these are repeated in stanza 3, 6, 9 and 13. So in this stanza number 6 we can see the repetition of these 3 lines. The word brimming here means that the river is full of water. मुंह तक भरा होना. It is full of water. So in this stanza, the brook is saying that when it flows, it chatters, it makes a lot of noise. And it is flowing towards the brimming river, towards the river which is full of water, which is very prosperous, which is very developing, which is full of growth and happiness. So this is the destination of this brook. And then again the brook says that men may come and men may go. That is, men are transient, they are temporary, they die, they are born on this earth and then they die. But I, that is the brook, go on forever. So I am forever, I keep on flowing forever. The brook says that it is eternal, it does not end. Now with this, let us see the poetic devices that have been used in this stanza 6. The first poetic device is repetition. So repetition is of the 3 lines, that is 2nd, 3rd and 4th line. To join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. ये 3 लाइन्स स्टैंजा नंबर 3, 6, 9 एंड 13 में रिपीट की गई हैं. प्लस एक और रेपिटेशन है इन वर्ड्स की men may. We can also see repetition over here. I chatter. So this word chatter is repeated. So in this stanza we can see 3 instances of repetition. The next poetic device is onomatopoeia. Onomatopoeia is the usage of sound words. ऐसे words use करना जो किसी sound को denote करते हैं. And here the word is chatter. Chatter is the noise which is made when a person speaks. The next poetic device is alliteration.
Alliteration is the repetition of consonant sound in the beginning of two or more consecutive words. Now here the instance of alliteration is men may. Here the sound m is repeated. Even here we can see men may. Another poetic device is antithesis. Antithesis is when opposite meaning words or contrast words are used in close conjunction in the poem. So here the instance of antithesis is come and go. Both of them are opposite. Come means ana and go means jana. So this is the usage of the poetic device of antithesis. Now I'll discuss the rhyme scheme of this stanza. Again it is the same, A, B, A, B. Line number 1 is flow and go. ये दोनों आपस में rhyme कर रहे हैं. Flow, go. And then line number 2 and 4, river, ever. ये दोनों भी rhyme कर रहे हैं. So the rhyme scheme is A, B, A, B, flow, go, river, ever. Now with this, the part 1 of this lesson comes to an end. The remaining poem you can see in part 2. Thank you.